मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर, यानी कि देश में भ्रष्टाचार की हो रही राजनीति पर और राजनीति में पनप रहे भ्रष्टाचार पर। दोस्तों, भ्रष्टाचार देश के पब्लिक डोमेन का एक इतना बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे को उसकी गंभीरता, उसकी विशालता और उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को लेकर के इस देश में कभी व्यापक विचार मंथन नहीं हुआ। सरकारों के द्वारा भ्रष्टाचार के निवारण को लेकर के वो महती कार्य नहीं किए गए और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार लोगों के अपने स्वार्थ, लोगों के अपने हित, चाहे वो उसमें जनता क्यों नहीं हो, सरकारें तो हैं ही, और सरकारों के, राजनीतिक दलों के अपने राजनीतिक हित, उसके मुताबिक भ्रष्टाचार के मुद्दे को कभी बढ़ाया गया, कभी फैलाया गया, कभी सिकोड़ा गया और कभी उसे अंदर तहखाने में बंद करके रखा गया। दोस्तों, अभी मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार कभी कभी गाहे बगाहे खास करके अपने राजनीतिक विपक्षियों पर और विपक्ष के शासित सरकारों के भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश करती है और यह बात पूरी तौर पे जानिब हो चुकी है, मौजूद हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भी यदि विरोध करता है, कोई विपक्षी दल इनके खिलाफ बयान देता है, तो तुरंत यह सरकार अपनी जांच एजेंसियों को उन सरकारों के खिलाफ, उन राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एक तरह से लगा देती है, बिठा देती है और उनकी फाइलों को तुरंत खंगालने लगती है। दोस्तों, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कई बार भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के सुर्खियों में आई। कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के घर में 60 करोड़ से ऊपर का कैश पकड़ा गया, तो कभी छत्तीसगढ़ के किसी नौकर साहब के खिलाफ एक तरह से छापा मारा गया और अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार के पहले तो 2 मंत्रियों को किसी न किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल के शिक्षों में डाला गया, जिसमें कि कैलाश जैन, और अभी अभी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो लीकर पॉलिसी, जो मद्य उत्पाद नीति बनाई गई और उस नीति को आनन फानन में पुनः वापस लिया गया, तो उसने केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया और कहीं से कहीं उन्हें भी कुछ इनपुट मिला, कहीं ना कहीं उन्हें से फीडबैक मिला कि कोई भी सरकार जो सत्ता का केंद्र होती है, पावर का केंद्र होती है, तो अपना शक्ति का दुरुपयोग कर अपने और अपने समर्थकों को आर्थिक फायदा पहुंचाने का प्रयास करती है, उन्हें भ्रष्टाचार के मौके देती है, उन्हें पैसे बनाने की छूट देती है। सरकार को कहीं ना कहीं से ये इनपुट मिला कि दिल्ली सरकार की जो मद्य नीति है, मद्य उत्पाद नीति है, जिसके तहत प्रदेश में अनेकानेक जगहों पर शराब के लाइसेंस दिए गए, शराब के जो है एक्साइज टैक्स बढ़ा करके दिल्ली सरकार ने मोटी कमाई हासिल की और इस मोटी कमाई के जरिए दिल्ली सरकार ने अपने बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट को फाइनेंस किया, जो वो मुफ्त में बांटती है, जिसके जरिए उनके वोट बैंक एक तरह से पूरे रिच बने हुए हैं कि दिल्ली के करीब 20 लाख परिवारों को फ्री बिजली, फ्री पानी और आधी आबादी को फ्री डीटीसी की परिवहन सेवा मुहैया करती है। तो ये पैसे दिल्ली सरकार, चाहे वो इनको फाइनेंसिंग करने का हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोज रोज अखबारों में फोटो दिखाने का मामला हो, ये शराब के उत्पाद कर से मोटी रकम वसूल रही थी। इसके तहत दिल्ली के लोगों को विपक्षी यह भी कहते रहे कि शराब पीने की आदत डाली जा रही है, शराब के ठेके ज्यादा दिए जा रहे हैं और उस ठेकों में कुछ अनियमितता कर सरकार अपने मंत्री और मंत्री के तमाम समर्थकों को रेवड़ी बांटने का काम, पैसे बनाने का काम कर रही थी। तो इसके तहत पहले तो ईडी ने और फिर अभी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापे मारे, उनके पर्सनल एसेट का पता किया और इसको लेकर के कई राजनीतिक टीका टिप्पणियां हुई। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर अभी सीबीआई के छापे के दौरान यह कहा गया
कि आप पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है, उससे घबराकर नरेंद्र मोदी दिल्ली की सरकार पर छापे मरवा रहे हैं और उन्हें शराब घोटाले में कहीं न कहीं से उनकी जो है एक तरह से उनकी स्टैंडिंग को एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह बात सही है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने विपक्षियों को निशाने पर लेती है, लेकिन विपक्षियों के बारे में भी यह बात सही है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर, अपने पद और अपनी सत्ता की अनियमितता को लेकर के भी पूरे पाक साफ नहीं है। कोई ना कोई पॉइंट उन्हें सरकार को प्रदान कर दिया है, सरकार को मौका दे दिया है कि वह छापे मारकर वह राजनीतिक रूप से उन्हें जो है नंगा करने का प्रयास कर रही है और विपक्षी भौचक होकर के नरेंद्र मोदी के वो कारनामे देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल सत्ता पक्ष की और विपक्ष की नीयत को लेकर के नहीं है, सवाल देश की सबसे बड़ी समस्या, देश की सारी समस्याओं की जननी कही जाने वाली समस्या, देश की सारी समस्याओं और देश की सारे तरह के भ्रष्टाचार को खोलने वाली राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो ये समस्या है, दरअसल उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। देश में एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ राजनीति में भ्रष्टाचार निरंतर फल और फूल रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार का क्या होगा। सबको मालूम है कि वह आप पार्टी जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं हम, वह भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के राजनीति में आई। वह कोई पहचान के ताकत के बल पर पे नहीं राजनीति में आई या राजनीतिक दल बनी जैसा और पार्टियां करती हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी और तमाम वो क्षेत्रीय दल जो कहीं न कहीं एक खानदान की पार्टी, एक जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की पार्टी बन करके अपनी वो पहचान बनाई है और अपनी राजनीतिक विस्तार करते रहे हैं। लेकिन आप पार्टी भ्रष्टाचार के कोख से उत्पन्न होती है, लेकिन वह लोक लुभावन और मुफ्तखोरी को अपना मेन पॉलिटिकल प्लैंक बनाती है और अब वह राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब वो चर्चा करना भी पसंद नहीं करती है। अब लोकपाल वह कभी भी उसके मुंह से नहीं निकलता। लोकपाल तो दिल्ली में गठित नहीं ही हुआ क्योंकि उसको लेकर के कहीं न कहीं कुछ लिमिटेशंस थे कि दिल्ली सरकार को वह अधिकार नहीं है कि वह लोकपाल की नियुक्ति करे। लेकिन भारत सरकार के लोकपाल की नियुक्ति हो गई और वह लोकपाल अपनी नियुक्ति के बाद से कभी भी चर्चा में नहीं आया कि आखिर लोकपाल में कौन से भ्रष्टाचार के केस रजिस्टर्ड हुए, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। जबकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन की समर्थक भाजपा भी रही, जिस आंदोलन को लेकर के कांग्रेस की हार हुई, आज वह कांग्रेस भी सवाल नहीं कर पा रही है, आप पार्टी तो बिल्कुल कर ही नहीं रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से ही भ्रष्टाचार की फाइलों को खोलती है तो वह ऐसा करने वाली वो अकेली सरकार नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भ्रष्टाचार राजनीति का एक बहुत बड़ा हॉटकेक है जिसमें एक दल दूसरे दल को नंगा करके पॉलिटिकल स्कोर करना चाहता है। तो अगर केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर ही सही राज्यों के भ्रष्टाचार के पनप रहे मुद्दे को एक तरह से बेपर्दा करती है, उनका पर्दा फाश करती है, तो यह काम करने वाली वह कोई पहली और अकेली केंद्रीय सरकार नहीं है। इससे पहले भी सोनिया की सरकार, यूपीए की सरकार ने अपने राजनीतिक असंतुष्ट जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई के तमाम छापे मरवाए और उन्हें वर्षों तक जेल के सीखचों के अंदर डाला। यूपीए की सरकार ने मुलायम और मायावती के भी भ्रष्टाचार की फाइलों को हमेशा जो है एक तरह से एक्टिव रखा और जब तक उनका राजनीतिक समर्थन मिला तब तक उन पर भ्रष्टाचार के अभियोगों को जो है उस पर ताले लगाए रखा। लेकिन जब भी वो राजनीतिक समर्थन से विगत पलट रहे थे तो उन्हें कांग्रेस सरकार लगातार इसका भय दिखाती रही। ठीक वही तरीका नरेंद्र मोदी की भी सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी की भी सरकार ने विगत में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मंत्री के यहाँ एक बहुत बड़े जखीरे का खबर मिला तो तुरंत उसे पर्दाफाश कर दिया। मोदी की सरकार ने अभी राजस्थान में, अभी पश्चिम बंगाल में, अभी छत्तीसगढ़ में, उससे पहले पंजाब में कई तरीके के भ्रष्टाचार के मामले को खोलने का काम किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर के नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा भी ईमानदार हैं और अपने, जैसा कि उन्होंने कई बार बयान दिए कि भ्रष्टाचार इस देश की बड़ी समस्या है,
तो इसे लेकर उनकी पार्टी ज्यादा जगहों पर सत्तारूढ़ है, सत्ता के सिंहासन पर उनकी उपस्थिति और पार्टियों की तुलना में कहीं ज्यादा है, और सब जानते हैं कि सत्ता के केंद्र में ही भ्रष्टाचार ज्यादा घटित होता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी सरकार के कारदारों के करप्शन को क्यों नहीं उजागर करते? सरकार क्यों इतनी सेलेक्टिव बनी हुई है? इसीलिए मेरा ये बार बार कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर के राजनीति हो रही है और राजनीति में भ्रष्टाचार दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। विपक्षियों के ये आरोप हैं, भले वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए, कि राफेल में एक क्रोनी कैपिटलिज्म किया गया, एक कॉर्पोरेट विशेष को येन केन प्रकारेण गाहे बगाहे उसे फैसिलिटेट किया गया कि वह मेंटेनेंस के बहाने करोड़ों रुपए की कमाई कर सके। मोदी सरकार में 650 जिलों में इसका जो है करोड़ों के कार्यालय बन रहे हैं। मोदी सरकार में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले चुनावी चंदे जो कथित रूप से वैध हैं, वो एक बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आते हैं, लेकिन 2000 से ऊपर चंदा धारकों के नाम उजागर नहीं किए जाते। मनी लॉन्ड्रिंग को वैध रूप से एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है, और ऑन रिकॉर्ड 48 अरब यदि अगर राजनीतिक दलों को चंदे मिल रहे हैं तो उसका 2/3 हिस्सा करीब 35 अरब वह केवल भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर के पास क्यों पहुंच रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा से ज्यादा नियम और कानून परखता, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग, कम से कम विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग, और ऐसे न जाने अनेकों एक सवाल है जिस पर कि भारत देश में विमर्श होता रहा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूंगा कि हम अपने देश में उन राजनीतिज्ञों और उन कॉरपोरेट को जो सरकारों के टारगेट में होते हैं, सरकार के निशाने में होते हैं, तो उनके खिलाफ हम आय से ज्यादा संपत्ति का मामला का जो है केस दर्ज करते हैं, मामला दर्ज करते हैं। यह मामला बिल्कुल सेलेक्टिव होता है, यह बिल्कुल एक तरह से सरकारों के विवेक पर छोड़ा हुआ होता है। जब हम यह तय कर लें कि देश का जो पॉलिटिकल एलीट है, देश का जो गवर्नेंस का जो एलीट है, चाहे वो देश के जितने बड़े पदधारक नेता हों वर्तमान और विगत के, चाहे देश के जितने बड़े नौकरशाह हों या देश के जितने बड़े कॉरपोरेट घराने हों, देश के जितने बड़े टॉप प्रोफेशनल्स हों, उन सब की आय और संपत्ति का एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर बनाया जाए और उसमें इन सभी लोगों के आय और संपत्ति का ब्यौरा रखा जाए, और हर साल एक स्कैनर लगा हुआ हो कि उनकी आय और संपत्ति कितनी बढ़ रही है। हमारे देश में कभी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कानून लाया गया कि आपकी अगर आमदनी 1000 करोड़ में है तो अवश्यंभावी रूप से आपको सरकार को इतना करोड़ रुपया कर में देना ही पड़ेगा, अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। लेकिन एक समय आया, कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अब नहीं रह गया, और हजारों करोड़ के प्रॉफिट कमाने के बाद भी कंपनियां और कॉर्पोरेट समूह एक भी टैक्स नहीं देते। वो तमाम टैक्स छूटों के जरिए, तमाम CSR के जरिए वो सारे करों को बचत करके अपना किसी न किसी तरीके से परोक्ष लाभ ले लेते हैं, और सरकार के खजाने में पैसे नहीं जाता, जिससे कि देश के अनेकानेक लोक कल्याण के जो मुद्दे हैं वह एक तरह से पैसे के अभाव में, धन के अभाव में क्रियान्वित नहीं किए जाते। तो देश में सबसे बड़ी जरूरत है एक ईमानदार चिंतन की, एक ईमानदार विमर्श की, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आग्रह और दुराग्रह के, बिना किसी पक्ष विपक्ष बल्कि निष्पक्षता के साथ देश की सारी सार्वजनिक नीतियों का अवलोकन किया जाए और देश के समाज के सभी तबकों को कैसे अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए, कैसे उनके लिए लोक कल्याण किया जाए, कैसे अवसर की समानता सुनिश्चित किया जाए, इस तरीके का निजाम, इस तरीके का हुकूमत और इस तरीके का शासन, इस तरीके का प्रशासन, इस तरीके का विधान और इस तरीके का संविधान, इस तरीके का नियम और इस तरीके का नियमन प्राधिकरण इस देश को जरूरत है। और इसके लिए बिल्कुल खुले दिमाग से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से विचार मंथन करने की जरूरत है, जिससे कि देश की सबसे बड़ी समस्या और सारी समस्याओं की जननी और तमाम तरह के भ्रष्टाचारों के दरवाजे खोलने वाली राजनीतिक भ्रष्टाचार,
इस पर एक पूरी राष्ट्रीय संकल्प शक्ति दिखाकर, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति दिखाकर इस पर चौतरफा हमला किया जाए। अन्यथा विगत के कई लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार पब्लिक डोमेन का मुद्दा बना, फिर नई सरकार आई और उस भ्रष्टाचार के कल्चर के आवरण को उस सरकार ने भी पुनः अपने आप को ढक लिया, पुनः उसको जो है अपना लिया। तो कुल मिलाकर के वही ढाक के 3 पार्ट सिस्टम वैसे ही चल रहा है, केवल चेहरे बदल जाते हैं, केवल हुकूमत का निजाम बदल जाता है, बेसिक डीएनए तो वही रहता है। और लेकिन हम फिर भी आपस में एक पार्टीजन डिस्कशन में ज्यादा तल्लीन होते हैं, एक ज्यादा फैक्शनल डिबेट में तल्लीन हो जाते हैं। सरकारों की आलोचना बेशक करिए, लेकिन पहले सिस्टम को खंगालिए, पहले सिस्टम का पूरा चरित्र दिखाइए कि सिस्टम को लेकर के, सिस्टम में बदलाव को लेकर के कौन पार्टी सबसे ज्यादा प्रयास करती है, वही पार्टी इस देश की सबसे बड़ी हितैषी है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।